नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपन चैप्टर 2 के रिवीजन को, है ना। ये लास्ट लेक्चर है और इसमें क्लोज हो जाएगा ये चैप्टर। कुल मिलाकर देखा जाए तो चैप्टर 2 लगभग 1 घंटे सवा घंटे के अंदर खत्म हो रहा है। तो ठीक है ना यार, इतना तो बनता है। 12 नंबर का मैटर है यार, है ना। तो देखो भाई, 18 नंबर हेडिंग पर हम आ गए थे। ऑडिट प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं। ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहले क्या लिखा है? डिजायरेबल फॉर बिगर ऑडिट। ऐसे तो हर क्लाइंट के ऑडिट में प्रोग्राम बनाना चाहिए, पर ठीक है, छोटी मोटी ऑडिट्स में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ना भी बनाओ तो वैसा है ये। तो बिगर ऑडिट में तो पर बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑडिट प्रॉपरली कंडक्ट हो ही नहीं पाएगा, है ना। फिर है डिटेल्ड प्लान। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम है क्या? ऑडिट प्रोग्राम है क्या? डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर विद इंस्ट्रक्शन। ऑडिट प्रोग्राम में हम ये भी लिखते हैं कि कौन सी प्रोसीजर हम लगाएंगे, उस प्रोसीजर को कैसे अप्लाई करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं। ठीक है, कौन सी टेक्निक्स लगाना है, सब कुछ लिखा होता है। आप यूं कह सकते हो कि ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स है। प्रॉपर लिखा हुआ, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, प्रॉपर हर चीज लिखी होगी, है ना। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। कौन कौन सी वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगानी है वो सब लिखा होगा, है ना। ठीक है, ताकि आप एक अच्छा वेरिफिकेशन करके एक अच्छी ओपिनियन दे सकें, है ना। तो ये कुछ जनरल बातें हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ, है ना। अभी अगला है कि इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। इस पर बहुत केस स्टडीज आती हैं। एक कैटेगरी मार्क करा है। क्या हर एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए एक ही प्रोग्राम लगा दें? ऐसा हो सकता है क्या बेटा? कभी नहीं हो सकता है। हर क्लाइंट का नेचर अलग है, साइज अलग है, उस पर लगने वाली नियम कानून अलग है, हर चीज तो अलग है। तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि जो ऑडिट प्रोग्राम रिलायंस के ऑडिट में लगा रहे हो, वही छोटी से छोटी कंपनी, मान लो कोई इंडो बोराक्स केमिकल कंपनी का, उसमें भी तुम वही प्रोग्राम लगाओगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो अभी अपन इसको एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है सर। बिजनेसेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। हर एक बिजनेस का नेचर, साइज, कंपोजिशन अलग अलग होता है। वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस में नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। ठीक है, जो काम एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऑडिट में सूटेबल हो सकता है वो दूसरे केस में सूटेबल ही ना हो। आप बताओ, बड़ी एंटिटीज में इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। अब छोटी एंटिटीज में तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मिलेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि वहां पर फिर ये सब चीजों को एक्सपेक्ट करना और चेक करने का कोई रेलिवेंस ही नहीं है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि बिजनेसेस वेरी करते हैं या डिफरेंस होता है उनमें नेचर, साइज और कंपोजिशन में। इसलिए जो काम हो सकता है किसी एक बिजनेस में सूटेबल, वो दूसरे में सूटेबल ना हो। एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओहो, ये भी सबका अलग अलग होता है। हर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल अलग अलग हैं। एक एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकते हैं, वहीं दूसरी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल बहुत लेस एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकते हैं। तो भाई उस केस में अलग प्रोग्राम बनेगा, इस केस में अलग प्रोग्राम बनेगा, है ना। फिर द एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। किस क्लाइंट को कैसे नेचर ऑफ सर्विसेज चाहिए वो भी तो अलग अलग हो सकता है। सबको एक प्रोग्राम कैसे बना दोगे? एक को कुछ और सर्विस चाहिए, एक को थोड़ा अलग टाइप की सर्विस चाहिए, है ना। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर आर द अदर फैक्टर्स दैट में वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू। ठीक है सर। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस, इन सब वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए वन प्रोग्राम कभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है फॉर ऑल बिजनेसेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। ठीक है, लिखा है। However, it becomes a necessity to specify in detail the audit program, the nature of work to be done। मतलब ऐसे तो हर क्लाइंट के लिए हर प्रोग्राम अलग अलग ही बनेगा, अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि ये एक चीज कॉमन है कि हर एक प्रोग्राम में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि किस नेचर ऑफ वर्क को आप परफॉर्म करने वाले हो, एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सर ऐसे तो हर क्लाइंट के लिए, हर डिफरेंट क्लाइंट के लिए डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम, लेकिन सभी प्रोग्राम में एक कॉमन बात क्या होगी? एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, वो आपको लिखना ही पड़ेगा हर एक प्रोग्राम में, है ना। इससे क्या होगा? नो टाइम विल बी वेस्टेड ऑन मैटर्स नॉट पर्टिनेंट टू दी एंगेज। फालतू चीजों पर टाइम खराब आपका नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो लिखने को बेटा बहुत कम कंटेंट, इतना कम कंटेंट है, बताओ आप 3 या 4 नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे? तो फिर आपको एटलीस्ट कितना याद होना चाहिए? हर एक एंटिटी का नेचर, साइज और कंपोजिशन अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए एक एंटिटी के लिए जो वर्क सूटेबल है वो दूसरे के केस में सूटेबल नहीं होगा। सबके इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं। तीसरा, किसको किस टाइप का नेचर ऑफ सर्विस चाहिए वो अलग अलग होता है। तीन चीजें ये मोस्टली मतलब
वो मेजरली ध्यान रखना ही है ना। ठीक है, द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो अब ये ऐसा है कि आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप समझ जाओगे, बहुत जनरल सा है। देखना, असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड, मतलब सर ऑब्वियसली मैं अपने असिस्टेंट से क्या कहूँगा, बेटा जो प्रोग्राम में लिखा है बस उतना ही करना है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि बेटा प्रोग्राम तो मैंने आपकी हेल्प के लिए दिया है। मैं ऐसा बोलूंगा कि बेटा ये प्रोग्राम तो आपकी हेल्प के लिए है, बाकी ओपन माइंड रखना, अगर कहीं कुछ जरूरी लगे तो अपना अपना विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी विजडम का यूज करना है ना, ऐसा। तो जो असिस्टेंट होता है, इट शुड ही और सी जो भी है, शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड दी प्रोग्राम, प्रोग्राम के ऊपर जाकर सोचना बेटा, तब तो मजा आएगा। ठीक है ना, तब तो तुम चीजों को पकड़ पाओगे। फिर नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर, ओहो अगर सिग्निफिकेंट मिले कुछ तो तुरंत उसको नोट करना और उसको रिपोर्ट भी करना, प्रोग्राम के भरोसे मत बैठे रहना। प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशंस विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली एंड वाइस वर्सा, मतलब भाई प्रोग्राम जब बनाया गया तो उस समय की कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया गया। आज अगर असिस्टेंट से कह रहा हूं मैं कि अगर आज तुम्हें कुछ नया मिलेगा ना तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम भी मॉडिफाई करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें हमें शुरुआत में ना मिली हो, शुरुआत में ना पता हो, अब तो पता चल गई, तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम भी मॉडिफाई कर लेंगे। यार बताओ, प्रोग्राम तो तब मॉडिफाई होगा जब अपना असिस्टेंट ओपन माइंड रखेगा, उसको कुछ अलग थलग कुछ नया सा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, तो अपन को बताएगा, तो उस हिसाब से अपन प्रोग्राम मॉडिफाई करेंगे। कोई अगर ऐसा गधा टाइप का होगा कि बोले जो प्रोग्राम में लिखा वो करना, जो नहीं लिखा नहीं करना, कैसे चलेगा, है ना। ध्यान से, है ना, लिखने के लिए कंटेंट चाहिए बेटा, समझ तो तुम जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट हो मुझे पता है तुम। देखो ना, उसको एनकरेज करेंगे कि भाई ओपन माइंड रखना, बियॉन्ड दी प्रोग्राम जाकर सोचना। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले तो उसे नोट करना और रिपोर्ट करना सीनियर्स को, है ना। फिर प्रोग्राम्स में भी ऑल्टर्ड, इवन प्रोग्राम्स को चेंज किया जा सकता है टू टेक केयर दी सिचुएशंस व्हिच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली एंड वाइस, अगर कुछ छूट गया था और असिस्टेंट बताता है तो उस वजह से अपन प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं। और शुड एम एट, मतलब इसका जो एम है कि असिस्टेंट ओपन माइंड रखे, इसका एम क्या है, प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम, मतलब यार ऑडिट प्रोग्राम तो इसलिए बनाया जाता है कि एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही है। तो अपन अगर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट कुछ तो भी करके आ जाएगा। अपन प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं कि एटलीस्ट यार ये परचेज चेक करने जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट यार ये 10 चीज़ें तो चेक करना ही है। तब समझना उन 10 का मतलब क्या है। उन 10 का ये मतलब नहीं केवल वही 10 चेक करना है, उन 10 का मतलब ये है कि वो 10 तो चेक करना है, या उनके अलावा कुछ और मिले तो वो भी करना है। तो समझ रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम शुड एम एट, ऑडिट प्रोग्राम का तो ये एम होता है कि हम मिनिमम एसेंशियल वर्क बता देंगे कि जो प्रोग्राम में लिखा है वो तो करना ही है ना। विच में भी, अच्छा, विच में भी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम, उसको स्टैंडर्ड प्रोग्राम आप बुला सकते हो। उसके अलावा कुछ आपको दिखाई दे तो आपको अलर्ट रहना है और वो करके आना है। ठीक है सर। फिर है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। यार ये ऐसी क्वेश्चन है बेटा कि आपने लाइफ में कभी ना पढ़े तो आंसर कर दोगे आप। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मतलब, यार अपन ने आज एक प्रोग्राम बना लिया, अब बस वो फाइनल हो गया, उसमें कभी चेंज नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि उसको थोड़े थोड़े समय में ऑल्टर करना चाहिए, उसका रिव्यू करना चाहिए, क्या ये प्रोग्राम आज भी रेलिवेंट है, आज की सरकामस्टेंसेस, आज की कंडीशंस, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या ये प्रोग्राम आज भी रेलिवेंट है। पता चला एंटिटी डबल हो चुकी है, तब भी प्रोग्राम वही चला आ रहा है ना। तो पीरियोडिक रिव्यू तो करना पड़ेगा ना। आप कोई प्लान बनाते हो तो उसका पीरियोडिकल रिव्यू नहीं करते हो, करते हो ना, है ना। तो क्या लिखा है, मेनी पर्सन बिलीव दैट दिस ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन दी ऑडिट प्रोग्राम। इनका कहना यह है कि अगर आप ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, रिजिड हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी अगर आप उसका पीरियोडिक रिव्यू नहीं करोगे तो। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम का महत्व, ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी केवल तभी रिटेन करी जा सकती, कभी बढ़ाई जा सकती है जब आप पीरियोडिक रिव्यू करोगे। मतलब ऑडिट प्रोग्राम तभी काम का है, ऑडिट प्रोग्राम तभी उपयोगी है, तभी उसकी यूटिलिटी है जब उसका पीरियोडिक रिव्यू किया जाए, नहीं तो वो ऑडिट प्रोग्राम कोई काम का नहीं। लास्ट ईयर एंटिटी के हालात पूरी तरह से अलग थे, एंटिटी का साइज, नेचर, टर्नओवर सब अलग था। आज सारी चीजें बदल गई हैं, और अगर आप लास्ट ईयर वाला ही प्रोग्राम यूज कर रहे हो तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो कोई काम का नहीं। पहला शब्द, अगर पीरियोडिक रिव्यू नहीं करेंगे तो रिजिडिटी का फीचर आ जाएगा ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एक। अगर आप चाहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी बनी रहे, बढ़ती रहे, तो आपको पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा, आपको असेस करना ही होगा
कि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो अभी भी एडिक्वेट है कि नहीं, अभी भी रेलिवेंट है कि नहीं। अनलेस दिस इज डन, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे, नोकिया ने अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं करा, ऐसा भी आप बोल सकते हो, तो वो गया ना। ऐसे ही अगर आपने प्रोग्राम को नई सिचुएशन के हिसाब से ऑल्टर नहीं करा तो आपका प्रोग्राम इररेलीवेंट हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा ना। अनलेस दिस इज डन मतलब अगर आप पीरियडिक रिव्यू नहीं करते हो ऑडिट प्रोग्राम का, टाइम टाइम पर उसमें चेंज नहीं करते हो, तो ऐसा हो जाएगा जैसे आप ऑडिट वर्क कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलेट प्रोग्राम। ठीक है। फिर इफ इट इज डन, अगर आपने बिना पीरियडिक रिव्यू करे पूरा ऑडिट कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट करा है, लापरवाही के साथ ऑडिट करा है, आपने प्रोग्राम को चेंज ही नहीं करा, पुराने प्रोग्राम को उठाकर दे मारा, लो उसी हिसाब से ऑडिट कर दिया है ना। फिर बेसिक फीचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या लिखा है, इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, ऑडिट प्रोग्राम का बेसिक फीचर होता है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कोई काम कैसे चेक करना है, क्या करना है। ठीक है। अनलेस प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज, असिस्टेंट कैरी आउट दी वर्क अकॉर्डिंग टू दी सेम इंस्ट्रक्शन गवर्निंग दी वर्क। हो, ये डिटेल में समझा दिया। इसका अंदर ये हुआ कि अगर मान लो ऑडिट प्रोग्राम में आपने कोई चेंज नहीं किया तो क्या होगा। अब ऑडिट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि कोई काम कैसे चेक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए। तो जो असिस्टेंट है या जो भी उस प्रोग्राम का यूज करके ऑडिट कर रहा है वो तो वैसे ही ऑडिट करेगा जैसे इंस्ट्रक्शन ऑडिट प्रोग्राम में लिखे होंगे। तो इसका मतलब वो गलत इंस्ट्रक्शन कह दो या जो आउटडेटेड इंस्ट्रक्शन हैं जो अब इरेलीवेंट हो गए उनके आधार पर ऑडिट कर देगा वो। तो क्यों, क्योंकि आपने ऑडिट प्रोग्राम का पीरियडिक रिव्यू नहीं करा, उसको चेंज नहीं करा, है ना। तो एक बार और रीड कर देता हूँ। बेसिक फीचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि इट कंटेन्स बेसिक या इंस्ट्रक्शंस, है ना। अनलेस अगर प्रोग्राम को आपने चेंज नहीं करा पीरियडिक रिव्यू करके तो पता है क्या होगा, असिस्टेंट वर्क को परफॉर्म कर देगा उन्हीं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो उस खराब प्रोग्राम में लिखे। ठीक है, क्या ये क्लियर है। हाँ। अगला क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, बताओ कौन कौन सी पॉइंट कंसिडर करोगे। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर कर। ठीक है सर, ध्यान देना। सबसे पहले तो ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स हम लगाएंगे, है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि पहली बात तो रिटर्न में हो और उसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर लिखी हो जो आप लगाने वाले हैं। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे। हाँ सर बनाएंगे। तो हर एक एरिया का जब ऑडिट प्रोग्राम आप बनाओगे तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखनी है और सबसे मेन आपको उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, मतलब परचेज तुम चेक कर रहे हो, असेट तुम चेक कर रहे हो, लाइबिलिटी तुम चेक कर रहे हो, तो ये अलग अलग एरिया हो गए, इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया। तो उस प्रोग्राम के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करने का तरीका बदल जाता है। मैं इसे बोलता हूँ ना बेटा, पढ़ता मैं भी हूँ, पढ़ता आप भी हो, जब पढ़ते आप भी हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है ना, क्योंकि मुझे शायद पढ़ाने के लिए पढ़ना है या नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है। तुमको नॉलेज तो बढ़ाना है पर एग्जाम भी तुम्हारे दिमाग में मेनली चलता रहता है, जरूरी भी है, तो तुम उस हिसाब से पढ़ते हो। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करने का तरीका बदल जाता है। जैसे आप बताओ कि डेटर चेक कर रहा है कोई, तो डेटर में नॉर्मली क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है डेटर अंडर स्टेटेड हो, या क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर्स अंडर स्टेटेड हो या डेटर्स ओवर स्टेटेड हो। कि असेट को कई बार कुछ लोग ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि डेटर्स ओवर स्टेटेड हो सकते हैं और क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी लोग कम दिखाना चाहते हैं तो क्रेडिटर्स अंडर स्टेटेड हो सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव बता दोगे ना तो चेक करने का तरीका बदल जाएगा कि पता है यार, मुझे लग रहा है क्रेडिटर कम दिखाए होंगे, मतलब मेरा फोकस कहाँ रहेगा, कौन से क्रेडिटर जो इन्होंने छुपाए जो दिखाए। ओके। तो कुल मिलाकर आपको हर एक एरिया का जो ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे उसके ऊपर आपको उसका ऑडिट ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, और उसके इंस्ट्रक्शन तो लिखना ही है कैसे वो काम करना है। अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल फॉर अचीविंग वेरिफिकेशन पर्पस। क्या है यार, बोले आपको वही स्टेप्स, वही वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाना है जो यूजफुल है वेरिफिकेशन पर्पस। वही ऑडिट प्रोसीजर यूज करो जो हेल्पफुल हो वेरिफिकेशन के लिए, फालतू के ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। हाँ ऑब्वियसली यार, प्रोग्राम बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा स्कोप, हमारा दायरा क्या है, कितना हमको चेक करना है और क्या हमारे ऊपर लिमिटेशन है, इन सबको ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे ना। हाँ सर। फिर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर का भी हम ध्यान रखें, कौन कौन सी एरर्स हो सकती है उसका भी ध्यान रखें।
फिर लास्ट क्या लिखा, एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल। हम प्रोग्राम में ये भी लिख देंगे कि सुनो यारो, जो तुम लोग ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो वहाँ किस टाइप के एविडेंस तुमको मिलेंगे, क्योंकि असिस्टेंट पूछ सकता है ना सर कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो क्या, मतलब इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं ना। तो मैं बता दूंगा कि लिख कर दे दूंगा प्रोग्राम में कि नॉर्मली कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल होंगे और उनमें से बेस्ट एविडेंस कैसे माना जाएगा। बोलो यार, क्या ये यहाँ तक क्लियर है? चलो तो इसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं ना, याद करने की कोशिश करते हैं। देखना सर, ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय, बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहला तो ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में होगा और उसके अंदर कौन सी प्रोसीजर लगानी है वो सब लिखा होगा, ठीक है। हर एक एरिया के ऑडिट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होगा, उसका ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऊपर ही लिखा होगा, ठीक है सर। तो रिटर्न में प्रोग्राम बना लिया, हर एक एरिया के प्रोग्राम के ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स और प्रोसीजर लगाए जाएंगे वो भी लिख दिया कि कौन से स्टेप प्रोसीजर लगाएंगे हम फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। फिर प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखेंगे कि भाई स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, अपने दायरे में रह के प्रोग्राम बनाएंगे, अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रख के प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। साथ में ध्यान रखेंगे कि यार किस किस टाइप की गलतियां हो सकती हैं और किस टाइप के एविडेंस वहां मिलेंगे, किस किस टाइप की गलतियां हो सकती हैं, कौन कौन से एविडेंस मिलेंगे और उनमें बेस्ट एविडेंस क्या होगा। बोलो यारो, तो ऐसा कुछ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को बनाते समय, जिसमें ध्यान में रखना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये लिखा है, कुछ याद करने के लिए हिंट है ये, देखो कैसे सुनना। ऑडिट प्रोग्राम के फायदों पर बात करने वाले हैं ना, एक सेकेंड। तो यारो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विथ टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे मेन एडवांटेज क्या है, इससे क्या होता है, जो आपके असिस्टेंट हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। एक होता है आप बोल के बता दो कि यार ये करना है, लेकिन वो भूल जाएगा ना, तो बेटर क्या होगा कि अपन लिख कर बताएं। तो ऑडिट प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता है कि कोई भी काम कैसे करना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड मेन है यहाँ। ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू दी असिस्टेंट फॉर कैरिंग आउट दी ऑडिट वर्क। ऐसा भी लिख सकते हो आप, कितना इजी हो जाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, है ना। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ये बात आ जानी। फिर इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स टू प्रोवाइड अ टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। यार बड़े ऑडिट के लिए अगर आप प्रोग्राम बना दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता चल जाता है कि करना क्या है। मतलब जब आप चीज़ों को लिखते हो, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक बार लिखते हो ना कि यार मुझे क्या क्या करना है, पूरा चीज़ें जब एक साथ दिखने लगता है तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं कि अच्छा ठीक है ये हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये नहीं हुआ है, या जो भी है पूरा ओवरऑल क्या क्या करना है सब पता चल जाता है। तो बड़ी ऑडिट्स में इस टाइप की भी हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये आपको टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड बता देता है, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर जॉब्स ऑन द बेस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स इजियर व्हेन द वर्क इज रेशनली प्लान्ड। मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट भी इजी बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लो आपने किसी एरिया के लिए प्रोग्राम बनाया, मान लो रिलेटेड पार्टी चेक करने के लिए आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, तो आपने देखा कि यार उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने रिस्क है, कितने इशूज हैं। अगर वो सब आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो उस हिसाब से आप वो जो प्रोग्राम की लिस्ट है ना, वो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कि इतने सारे इशूज आएंगे, इतनी सारी रिस्क होगी, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप उसी टाइप के असिस्टेंट को काम पकड़ाओगे, ये वाला जो उतना कैपेबल होगा, समझ रहे हो। और अगर सब चीज़ें इजी इजी होंगी तो फिर आप किसी नॉर्मल असिस्टेंट को वो काम पकड़ाओ, है ना। ऑडिट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे देता है, बड़ी ऑडिट्स में ओवरऑल टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बता देता है, और सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट हो जाता है बेस्ड ऑन दी कैपेबिलिटी, ठीक है। ये तो हो गया आज का काम। अब देखो क्या लिखा है, फ्यूचर में कैसे कैसे काम आता है ऑडिट प्रोग्राम, है ना। ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर। अगर कोई बोल दे कि ऑडिटर साहब आपने ऑडिट ढंग से नहीं करा है, तो ऐसे केस में ये सर्व करेगा एज एन ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस के रूप में काम आएगा इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। अगर कोई कह रहा है कि आपने लापरवाही की है, तो हम कहेंगे सुनो, मैंने लापरवाही नहीं की है, इसका प्रमाण ये है कि मैंने प्रॉपर प्रोग्राम बना के उस हिसाब से काम करा। देखो कितना डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम मैंने बनाया, ठीक है। तो इट एक्ट एज ऑडिट एविडेंस या एविडेंस इन द इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। फिर तो फ्यूचर में कोई अगर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाएगा, इल्जाम लगाएगा नेग्लिजेंस का, अब बचा लेगा हमको, ये एविडेंस के रूप में काम में आएगा। फिर ये गाइड के रूप में काम करता है इन दी सक्सीडिंग ईयर,
इस साल का ऑडिट प्रोग्राम अगले साल भी काम में आएगा। सर कैसे? मान लो मैं इस साल के ऑडिट के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो मानता हूँ मैं सब चीज़ें इस बार की कंसिडर करके प्रोग्राम बनाऊंगा, पर अगर पिछला प्रोग्राम बना देख लूंगा मैं, तो बहुत हद तक मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी पिछले साल के ऑडिट प्रोग्राम से इस साल का ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। इनफैक्ट यूँ कहो कि पिछले साल के ऑडिट प्रोग्राम में अगर हम अपडेशन करते तो वो इस साल का ऑडिट, ठीक है ना। तो इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर दी ऑडिट्स टू बी कंडक्टेड इन दी सक्सीडिंग ईयर या फ्यूचर ईयर्स। फिर द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट इन एंड बाय एग्जामिनेशन ऑडिट प्रोग्राम। मतलब अपन, मतलब जो बॉस है, जो प्रिंसिपल है, वो ऑडिट की प्रोग्रेस को कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कैसे? ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है कि ये करना है, इतनी इतनी डेट को करना है, इतनी डेट तक ये हो जाना चाहिए। अपन क्या करेंगे, देखेंगे यार आज 20th है, तो आज तक ये खत्म हो जाना चाहिए था। उस असिस्टेंट से पूछेंगे इतना हो गया, नहीं हुआ तो हम कहेंगे देखो यार ये कम हुआ है, 20 तक इतना हो जाना चाहिए था। तो जो बॉस है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रोग्रेस को क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, कितना काम हो गया, कितना बचा है, विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है सर। और क्या लिखा है, दी असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर। ओहो, ऑडिट प्रोग्राम पर असिस्टेंट के सिग्नेचर होते हैं, जो भी उसको उस ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करके चेकिंग करने वाला होता है ना, उसके साइन होते हैं उस प्रोग्राम पर। इससे क्या होता है, दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैरिड आउट बाय। तो फ्यूचर में अगर कहीं पर कोई गलती पाई गई तो जिसके ऑडिट प्रोग्राम पर सिग्नेचर होंगे उसको जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है। प्रोग्राम की सॉरी ऑडिट वर्क की प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी हेल्प करता है ऑडिट प्रोग्राम। फ्यूचर ऑडिट के में गाइड के रूप में काम करता है, अगले साल कैसे ऑडिट होना है इसमें हेल्प करता है पिछले साल का प्रोग्राम। और अगर आप पे कभी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाया जाता है तो ये एविडेंस के रूप में काम में आएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, इनमें से कोई 5 निकाल लो आप जो आपको बिल्कुल आसान लगती होगी, जिसमें आप जो आपको याद रह जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना सेटिंग जमा सकते हो कि कैसे में हमको याद रहेगा। आप पूरे याद करने की कोशिश करोगे सब गड़बड़ हो जाएगी। अपने हिसाब से आप सेटिंग जमा सकते हैं। क्या बोलते हो? चलो तो अपन एक काम करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, अभी ये प्रेजेंट फ्यूचर को हटा के मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव, टोटल पर्सपेक्टिव बता देता है कि करना क्या क्या है। क्या ये क्लियर है? सर ऑडिट प्रोग्राम पता है ना, ऑडिट प्रोग्राम में अगर हम हर चीज़ लिख लें कि हमें करना क्या क्या है, जैसे अपना सिलेबस लिख लेते हैं ना, ऐसे अगर हम ओवरऑल लिख लें कि क्या क्या है करना है हमको ऑडिट में, तो एक बढ़िया आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि ओवरऑल टोटल हमें करना क्या क्या है। पहला पॉइंट हो जाएगा अपना ये वाला। ठीक है। क्या क्या करना है ये लिख लिया, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ दी वर्क टू बी परफॉर्म पता चल गया। फिर उसको कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। असिस्टेंट टोटल काम को कैसे कैसे करेगा उसके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, का पॉइंट हो जाएगा। इसको अभी छोड़ दो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब हम ऑडिट शुरू करेंगे तो जो बॉस है ना वो ऑडिट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा विद दी हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये तीसरा हो जाएगा। ऑडिट करना शुरू करा प्रोग्राम के हिसाब से तो बॉस क्या कर पाएगा, ऑडिट वर्क की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा विद दी हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। और चूंकि जिसने भी वो वर्क परफॉर्म करा होगा उस प्रोग्राम के हिसाब से उसके साइन होंगे, तो अगर कुछ गलती होती है तो सिग्नेचर की वजह से क्या हो पाएगा, हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे जिसने सिग्नेचर करे होंगे उस प्रोग्राम पे कि ये काम तुमने करा है, अगर इसमें कुछ गलती है तो तुम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है सर। इसके अलावा 5 और 6 में अपन पता है क्या रख सकते हैं, ये दोनों एग्जैक्टली फ्यूचर वाले हैं। एक तो ये फ्यूचर ऑडिट्स में या सक्सीडिंग ईयर की ऑडिट में गाइड के रूप में काम करेगा। अगले साल कैसे ऑडिट करना है इस साल का ऑडिट प्रोग्राम कहीं ना कहीं काफी हेल्प करेगा। प्लस अगर कभी हम पे चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाया जाता है तो भी एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो ये 5 और 6 हो जाएंगे। समझ में आया आपको? ऐसे आप बोल के देख सकते हो, टोटल पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा करना क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कैसे करना है, फिर शुरू करोगे तो जो बॉस है वो ट्रैक कर पाएगा आपकी ऑडिट वर्क की प्रोग्रेस। ठीक है। फिर सिग्नेचर करेंगे जिसने भी काम करा होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे उसको। फिर लास्ट में दो क्या है, सक्सीडिंग ईयर की ऑडिट में गाइड के रूप में काम करेगा। और अगर कभी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाया जाता है तो उसमें भी एविडेंस के रूप में काम करेगा। ऐसे याद रखना मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से हाँ सकते। फिर क्या है सर, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है सर, द वर्क में बिकम मैकेनिकल। ओहो, देखो यार ऑडिट प्रोग्राम की पहली बात तो कोई डिसएडवांटेज होते नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो डिसएडवांटेज लिखे हैं ये फालतू के लिखे हैं। फालतू के मतलब अगर बोलते हैं ना कि हर चीज़ के कुछ प्लस माइनस होते हैं, अब ये जबरदस्ती के माइनस बना रहे हैं।
अगर आप ऑडिट प्रोग्राम को ढंग से यूज ना करो तो ही ये डिसएडवांटेज काम करेंगे, अदरवाइज तो ऑडिट प्रोग्राम हेल्पफुल ही हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है, द वर्क में बिकम मैकेनिकल, ठीक है, एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सच पार्ट इन द होल ऑडिट प्रोग्राम। मतलब वर्क मैकेनिकल मोनोटोनस बन जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ये भी नहीं समझते कि हम जो काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस जो प्रोग्राम में लिखा होता है हम वो करते चले जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट समझे बिना, कोई चीज का ऑब्जेक्टिव ही आपने नहीं समझा और आपने उस प्रोग्राम में जो लिखा था उसको कर दिया, तो शायद वो काम की इफेक्टिवनेस कभी ज्यादा हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वर्क में बिकम मैकेनिकल। हालांकि ये सब तभी होगा बेटा जब आप ऑडिट प्रोग्राम को ढंग से यूज नहीं करो, एकदम बेवकूफ हो जैसे जो लिखा है बस वही फॉलो करो, है ना। द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में बिकम मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सच पार्ट इन द ऑडिट प्रोग्राम। दूसरा क्या लिखा है, प्रोग्राम समटाइम्स में बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। कभी कभी ना प्रोग्राम में लोग चेंज ही नहीं करते, वही प्रोग्राम हर बार यूज करते चले, तो प्रोग्राम क्या बन जाता है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। जबकि बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, हो सकता है चेंज हो गए हो बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल भी कैरिड ऑन। लेकिन आप, अरे बिजनेस चेंज हो गया, आप पुराना प्रोग्राम लगाए जा रहे हो, फिर तो गलत हो गया ना, फिर वो प्रोग्राम क्या काम में आएगा, वो तो रिजिड इनफ्लेक्सिबल हो गया। तो कभी कभी प्रोग्राम में बिकम व्हाट, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर ये है असिस्टेंट के बारे में, एन एफिशिएंट असिस्टेंट और यहाँ पर एफिशिएंट असिस्टेंट। देखो जो गधा होगा, जो एनएफिशिएंट असिस्टेंट है, नालायक है, जिसको काम नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम को शेल्टर के रूप में यूज करेगा। कैसे, क्या कहेगा, डिफेंड डेफिशिएंसीज इन देयर वर्क ऑन द ग्राउंड। वो कहेगा कि हमने अच्छे से काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में नहीं था, हमने ये चेक इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रोग्राम में नहीं लिखा था, हमने वो काम वैसे इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रोग्राम में ऐसे लिखा था। तो मतलब जो बेवकूफ होगा ना, जिसको ढंग से काम नहीं करना होगा ना, या नहीं कर पाता होगा ना, वो इसको एज अ शेल्टर यूज करेगा ऑन द ग्राउंड दैट नो इंस्ट्रक्शन वॉज देयर इन दी ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, और जो एफिशिएंट असिस्टेंट होगा, अगर वो हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम यूज करेगा ना, तो उसके इनिशिएटिव किल हो जाएंगे। यार मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, मैं बहुत अच्छा ऑडिट कर सकता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, मैं वही ऑडिट प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, उसमें जो लिखा है बस वही वही फॉलो करने को मुझसे बोला गया है, तो मैं उससे बेहतर कर भी सकता हूँ लेकिन तब भी नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे इनिशिएटिव, मेरी क्रिएटिविटी क्या हो रही है, किल हो रही है। कीवर्ड्स बताएगा कोई मुझे, कीवर्ड्स कौन बताएगा मुझे, बताओ। वर्क मैकेनिकल मोनोटोनस बन जाता है ना, और कई बार हम ऑब्जेक्ट को बिना समझे ही पूरा ऑडिट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा, कभी कभी ऑडिट प्रोग्राम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बन सकता है, हो सकता है बिजनेस के ऑपरेशंस चेंज हो गए हो तब भी आप ओल्ड प्रोग्राम ही लगा रहे हो। एन एफिशिएंट असिस्टेंट इसे शेल्टर के रूप में यूज कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि नो इंस्ट्रक्शन वाज देयर इन द प्रोग्राम। और एफिशिएंट असिस्टेंट क्या करेगा, अगर वो हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करेगा तो उसके इनिशिएटिव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट के साथ क्या होगा, एफिशिएंट असिस्टेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, वर्क मैकेनिकल मोनोटोनस बन जाएगा, और कभी कभी ऑडिट प्रोग्राम क्या हो सकता है, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो सकता है अगर उसमें चेंज ना किया जाए टाइमली। तो बोले इन डिसएडवांटेज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, जबकि एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं, 3 नंबर के यही आ जाए, है ना। तो ये जो डिसएडवांटेज है इनको कैसे दूर कर सकते हो, क्या लिखा है, इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरीड आउट ऑन बाय द असिस्टेंट। ओहो, असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं ना उसका बहुत शानदार लेवल पे सुपरविजन करो, तो फिर गलतियां नहीं होंगी। अगर आप बिल्कुल सुपरविजन नहीं करोगे, असिस्टेंट क्या करेगा, जैसा प्रोग्राम में लिखा है बस वैसे ही करते जाएगा, हो सकता है कि वो कुछ बेहतर होना हो, कुछ बेहतर रिक्वायर्ड हो, फिर भी वो ना करे। तो अगर आप इमेजिनेट हो, अच्छे लेवल का सुपरविजन करोगे तो वो गलतियां नहीं, अच्छे से हो जाएगा। फिर ऑडिटर को रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना चाहिए एज रिगार्ड टू दी असिस्टेंट। मतलब और अगर आपका असिस्टेंट आके आपको बताता है कि सर ये फलाना फलाना बात है जो आप अपने प्रोग्राम में नहीं लिखी है पर मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको यार आपको क्या करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी बात को रिसीव करके या उसको एक्सेप्ट करके, और आपको बोलना चाहिए कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो और हमें ऐसा ही करना चाहिए। इनफैक्ट अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम में भी चेंज करना चाहिए। तो ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड, ना कि ऐसा नहीं 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 नहीं, जो बोला है जो लिखा है वो करो, तुम ज़्यादा दिमाग में लगाओ, ऐसा नहीं करना है। तो इमेजिनेटिव सुपरविजन करना है इसका असिस्टेंट के काम का। ऑडिटर को रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना है अगर असिस्टेंट से कोई बात आए उनके पास, है ना। और असिस्टेंट को एनकरेज किया जाना चाहिए कि आपको सारे मैटर्स को ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्टिवली, प्रोग्राम के भरोसे नहीं रहना है, सारे मैटर्स को ऑब्जेक्टिवली आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट दिखाई दे तो हमेशा अपने सुपरवाइजर या प्रिंसिपल या मुझे बताना है, मतलब बॉस को बताना है, आप सुपरवाइजर को बताना है, अपने को बताना है।
ऐसा नहीं करना कि प्रोग्राम में नहीं लिखा था तो उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो मैटर्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है और कुछ भी सिग्निफिकेंट दिखाई दे तो उसे सुपीरियर को या सुपरवाइजर को बताना है। अब क्या लिखा है सर, ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में क्या रिलेशनशिप है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताओ यार। ये हमारा ऊपर कवर हो गया है, गलती से यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। ठीक है, फिर द ऑडिट प्रोग्राम, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये भी हो चुका है, ये दोबारा लिखे गए हैं बेटा, आप देखो ऊपर ये हो गए हैं, यहाँ पर डिटेल में लिखे हैं, ऊपर थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, ये ध्यान रखना आप। 26 to 27 ये दोनों ऊपर हो गए। हाँ ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, आप देख लेना, अपन ने पढ़ लिए है। अच्छा होगा कि अगर आपको जो ऊपर अपन ने थोड़ा कीवर्ड्स पे फोकस करा था, डिटेल नहीं लिखी थी, तो वो यहाँ दिख जाएगी। देखो ये चेंज इन कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये सब है ना। लास्ट पॉइंट ये क्या है, ओहो ये भी हो गया है यार, ये कैसा ब्लेंडर हुआ। ये तीनों पॉइंट बेटा गलती से रिपीट हो गए हैं। मैं इन तीनों पॉइंट को डिलीट कर दूंगा नोट्स में और नए नोट्स अपलोड कर दूंगा। आप ध्यान रखना, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर हम ऑलरेडी इनको कवर कर चुके। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो बचता है, व्हाट टू डॉक्यूमेंट अंडर एसए 300। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना यार। कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी जगह ऐसा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी बात है, आपने जो जो पढ़ा है उस स्टैंडर्ड में, उसमें जो जो खास खास चीज़ें लगी हैं वो हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखनी होती है। ठीक है, आज हमने चैप्टर 2 पढ़ा है, बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट करें। क्या हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, हाँ, तो हमारी क्या ओ ए एस है, क्या ओ ए एस है, उसको डॉक्यूमेंट करके लिख लो, रख लो। हमें अपने प्लान को डॉक्यूमेंट करके रख लेना चाहिए। और क्या रख लेना चाहिए भाई, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है ऑडिट, सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू दी ओएस, अगर आप अपनी ओएएस में या फिर ऑडिट प्लान में कोई सिग्निफिकेंट चेंज करते हो तो वो भी लिख लो कि हमने चेंज करा है, क्यों चेंज करा है वो भी लिख लो। ठीक है, तो ओएएस स्ट्रेटजी भी लिख लो, अपनी प्लान भी लिख लो, उसमें कोई चेंज करे तो वो भी लिख लो, चेंज क्यों करे वो भी लिख लो। ठीक है, और क्या लिखा है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओएएस इज द रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, ऑब्वियसली सर। अगर आप ओ ए एस को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर मेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, क्योंकि ओ ए एस में आप क्या करते हो, की डिसीजंस लेते हो। अगर आप ओ ए एस रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब एक तरीके से आप की डिसीजंस का रिकॉर्ड बना रहे हो। ठीक है, ताकि आपका प्रॉपरली प्लान हो सके। ठीक है, और उन मैटर्स को आप कम्युनिकेट कर सको पूरी एंगेजमेंट टीम को। तो ओ ए एस में आप की डिसीजन लिखते हो, अगर वो लिखोगे, आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, तो वो आप सबको कम्युनिकेट भी कर पाओगे। ओरली से तो अच्छा ही है ना। तो ये उसके बारे में थोड़ी सी बातें लिखी। फिर क्या लिखा है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज द रिकॉर्ड ऑफ द प्लान। अच्छा, अगर आप ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ये था ओएस का डॉक्यूमेंटेशन, ये अगर आप ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो ये काय का रिकॉर्ड बन जाएगा, इट विल बिकम रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड एनटीई ऑफ रैप एंड फैप। याद है ऑडिट प्लान में क्या आता था, एनटीई ऑफ रैप आता था, एनटी ऑफ फैप आता था। तो ऑडिट प्लान का रिकॉर्ड रखा तो ऑडिट प्लान के अंदर जो होता है उसका रिकॉर्ड बन गया। क्या होता है उसके अंदर, एनटी ऑफ रैप, एनटी ऑफ फैप, और देखा जाए तो एनटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे ही पढ़ा था ना। देख लेना ऊपर आप लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, देख लेना है ना। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग, ये इस बात का भी प्रूफ बन जाता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग की थी, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की प्रॉपर प्लानिंग की थी, है ना। लास्ट में क्या लिखा है, अ रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी and the audit plan and resulting changes to the planned NTO of audit procedure explains why the significant changes were made। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप हर चीज का रिकॉर्ड रख लोगे, उनमें चेंजेस का रिकॉर्ड रख लोगे, तो कल के दिन आपको पता रहेगा कि कोई चेंजेस क्यों किए गए थे, है ना। एंड द ओवर, अच्छा, और फिर फाइनली आपने नई कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, नया कौन सा प्लान अपनाया, ये सब बातें आ जाएंगी, है ना। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर आपने चेंजेस करे हैं स्ट्रेटेजी में तो उसके हिसाब से तो ये भी तो प्रूफ होगा कि आपने चेंज करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी दिया है। भाई ऐसा थोड़ी कि प्लान और प्रोग्राम चेंज कर लिया और ऑडिट वैसे ही कर रहे जैसे कर रहे थे, फिर क्या मतलब निकला। प्रोग्राम और प्लान चेंज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी चेंज करे तो उस हिसाब से ही आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, आगे उस हिसाब से ही ऑडिट करोगे। तो बहुत ही बेसिक सी बातें इसके अंदर लिखी है। ठीक है ना, आपको बस ये बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो देखना, आपको 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करना है, एक तो ओएस, एक ऑडिट प्लान, और अगर इन दोनों में कोई चेंज हो तो वो और उसके पीछे के रीजंस, मेन तो यही आंसर है।
इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई थोड़ी और बातें हैं, जैसे कि अगर आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का रिकॉर्ड रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका काय का रिकॉर्ड बन जाएगा, की डिसीजन का रिकॉर्ड बन जाएगा कि क्या क्या की डिसीजन आपने लिए हैं और आप उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे सबके लिए, एंगेजमेंट टीम वालों के लिए। ठीक है ना। फिर अगर आप ऑडिट प्लान का रिकॉर्ड रखोगे तो आपका एक तरीके से रिकॉर्ड बन जाएगा काय का, कि कौन से प्लान्ड एनटी ऑफ रैप और फैप आपने लगाए, उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर अगर आप सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ओएस और ऑडिट प्लान का रिकॉर्ड रखोगे तो आपका एक तरीके से इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा कि क्यों आपने चेंज करे थे, ये लिखा है ना। आपका रिकॉर्ड बन जाएगा काय का कि क्या क्या चेंजेस आपने करे हैं। ठीक है, उनके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं, वो सबका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा आपका, है ना। और फाइनली आपने कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सा प्लान अपनाया, उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ऐसी चीजें आ जाएंगी, है ना। ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी अगर आप अच्छे से सुन लो इस बात को, दोबारा अच्छे से एक बार देख लो तो आपको रिटेन रह जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी ना लिख पाओ, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर चैप्टर 2 अपना जो है फिनिश होता है ना। ओके, टाटा बाय बाय।